बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Student, we are uh, on chapter number 5 right now, which is physics book. And in the previous lesson, we discussed about the vector quantities and the scalar quantities, and we saw some examples, and we discussed how we represent a vector. Today हम दोबारा से देखेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने वेक्टर वाले टॉपिक पे। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। मैं इनका रिव्यू दे दूँ। बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं नेचर वाइज। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। पहले तो ये बता दूं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी बेटा हम कहते हैं हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं। ठीक है, फिर इसके कैटेगरी है बेसिक और डिराइव्ड वाली, लेकिन हम फिलहाल वो नहीं पढ़ रहे। हम फिजिकल क्वांटिटी को जो बेटा कैटेगराइज कर रहे हैं वो नेचर वाइज कर रहे हैं, यानी कि स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर के मुताबिक हमने देखा कि वो फिजिकल क्वांटिटीज की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट तो हो गई, तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है, इसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये थी दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज। फिर हमने देखा था जी बेटा, वही रिपीट कर रहा हूँ मैं, और इसके साथ मैंने होमवर्क असाइन किया था आप लोगों को। उसमें ये मेरा पूरा लेक्चर जो है रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है। मैंने एक लेक्चर शेयर किया था आपके साथ, तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा। आप लोग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैं आज और भी असाइन कर दूंगा आप लोगों को। फर्दर मैं असाइन कर दूंगा एक वीडियो, जो आप देखेंगे तो आपको और उसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट की वीडियोज़ होती हैं बेटा। ये आप लोगों की आसानी के लिए हमने रिकॉर्ड की हैं, ताकि जो हम क्लास वर्क में पढ़ रहे हैं उसका एक आइडिया आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, और जो टॉपिक हम यहाँ कवर करेंगे वही टॉपिक में बेसिकली आपको इस वीडियो में अवेलेबल होंगे। अच्छा जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या है कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। दो तरह की मतलब दो रिप्रेजेंटेशन की बात होगी यहाँ पर। एक है जनरल रिप्रेजेंटेशन, और एक होगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जनरल रिप्रेजेंट का मतलब इसको नाम कैसे देते हैं, उसका सिंबल क्या होता है। बेटा, हम वेक्टर क्वांटिटी को जिस भी अल्फ़ाबेट से नाम देंगे, मिसाल के तौर पे एक वेक्टर है वेलोसिटी का, उसका नाम वी होता है, सिंबल उसका वी होता है, और इस वी के ऊपर हम क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। ओके, इसी तरीके से एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का सिंबल ए होता है, यानी कि कैपिटल और स्मॉल दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैपिटल अल्फ़ाबेट और स्मॉल अल्फ़ाबेट दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो भी सिंबल बनाएंगे उसके ऊपर एक एरो बना देंगे, छोटा सा एरो बना देंगे। ये एरो बताएगा कि हम जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, मतलब जैसे आप जब स्केलर क्वांटिटीज की बात करते थे, जैसे मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास की मैं मिसाल दूं अगर आपको, तो आप शॉपकीपर के पास जाके बोलते हैं मुझे 3 किलो चीनी चाहिए, तो आपको अगर पेपर पे लिखना हो तो आप लिखते थे 3 kg। ये 3 kg क्या हो गया, ये स्केलर क्वांटिटी हो गई, ये आराम से रिप्रेजेंट कर दी। अब वेक्टर में तो डायरेक्शन भी है, तो वेक्टर कैसे लिखेंगे। वेक्टर की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वेक्टर की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, वो हम करेंगे एक एरो से, एक एरो से करेंगे। इस एरो के पास दो चीजें होंगी बच्चों। एरो की एक होगी टेल और एक होगा हेड।
ठीक है, पहले तो मैं बता दूं वेक्टर क्वांटिटी के पास होता क्या क्या है। मिसाल के तौर पे वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं कि 3 किलोमीटर पर आवर का एक वेक्टर है जो कि जा रहा है ईस्ट में। तो गाड़ी की वेलोसिटी कितनी बताई हुई, 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया बच्चों मैग्नीट्यूड, ये हो गया यूनिट, और ये हो गई डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन भी आ गई, इसका मतलब ये स्केलर नहीं है बल्कि वेक्टर है। अब इसकी अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, ग्राफ को मतलब इसकी अगर हमें डायग्राम बनानी है तो हम वो बनाएंगे एरो से। ये तो मैंने वेलोसिटी की मिसाल दी। अगर एक बच्चा बोल रहा है नहीं सर मैं फोर्स का वेक्टर बनाना चाह रहा हूँ, और किसी ने कहा कि भाई कितनी फोर्स बनानी है, 5 न्यूटन ईस्ट। अब इसके अंदर देखो बच्चों 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, न्यूटन क्या है, यूनिट। हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, चाहे वो स्केलर हो चाहे वो वेक्टर हो, तो यूनिट तो आएगा ही आएगा। और वेक्टर है इसके साथ में क्या भी आ गई, डायरेक्शन भी आ गई। तो ये फोर्स का हमने वेक्टर बनाया है, इसको भी ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो की मदद से। करना आगे बात। इसी तरीके से और कौन सा वेक्टर है, और बहुत सारे वेक्टर हैं जिसमें मैंने अभी आपको वेलोसिटी का बताया, फोर्स का बताया, और अब मैं बहुत ही आसान वाला डिस्प्लेसमेंट वाला बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था ना, डिस्टेंस स्केलर था और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर्स की डिस्प्लेसमेंट हुई है 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे भी बता सकते हैं, और डायरेक्शन हम लोग जो है एंगल के जरिए भी बता सकते हैं। डायरेक्शन हम फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट भी बता सकते हैं, यानी कि हर ऐसी बात जो डायरेक्शन को शो कर रही होगी वो हमारे लिए डायरेक्शन। जरूरी नहीं है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट करके ही बताएं। अब इसकी फर्दर एग्जाम्पल देखेंगे ना हम तो हमें समझ में आएगा। अच्छा, अब हम इसकी बात करते हैं। तो ये तो हो गया एक वेक्टर। अब इसको ग्राफिकली कैसे बनाऊंगा मैं, यानी कि इसको ग्राफिकली कैसे बनाऊंगा मैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले स्टार्टिंग पॉइंट ले लूंगा। एक स्टार्टिंग पॉइंट जरूरी है। अब ये वेक्टर कितना बड़ा होना चाहिए, 5 मीटर का। अब 5 मीटर में पेज पे तो बना ही नहीं सकता, तो बच्चों मैंने अपने पास स्केल सेट कर लिया। हम हर वेक्टर के लिए एक स्केल सेट कर लेंगे। जैसे हमने एक स्केल सेट कर लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, इसका मतलब है 5 मीटर की लाइन कितनी बड़ी होगी, 5 सेंटीमीटर की। तो आप अपने पेज पे एक स्टार्टिंग पॉइंट लोगे, वेक्टर बनाना शुरू करोगे, और कौन सी डायरेक्शन में जाओगे, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब है एंगल हमेशा यहाँ से नापा जाता है, 30 डिग्री यहाँ पर होगा तकरीबन। आप यहाँ से इस डायरेक्शन में लाइन बनाओगे, और कितनी बड़ी लाइन बनाओगे बच्चों, क्योंकि आपको 5 मीटर शो करना है, तो 5 मीटर का मतलब है कितनी बड़ी लाइन बनेगी, 5 सेंटीमीटर। ये आपने स्केल सेट कर लिया। जैसे ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्केल सेट करते थे ना, एक बॉक्स का मतलब क्या है, 2 बॉक्सेस का मतलब क्या है, 10 बॉक्सेस का मतलब क्या है, इस तरह स्केल सेट कर लिया हमने। तो ये हमारे पास 5 मीटर की लाइन बन गई, ये वेक्टर बन गया। क्लियर है। अब चाहो तो इसको मिटा भी दो भले से, जो नीचे बना हुआ है, ये तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए लिया था हम लोगों ने। मैं एक और मिसाल दे रहा हूँ कि एक बॉडी 50 मीटर डिस्प्लेस हुई है ईस्ट डायरेक्शन में। इस वेक्टर को कैसे बनाऊंगा मैं, इस वेक्टर को बनाने के लिए वही स्केल सेट करना पड़ेगा। अब अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलूंगा, तो 50 मीटर तो 50 सेंटीमीटर की लाइन बन जाएगी। हमारा स्केल तो इतना बड़ा होता ही नहीं, 6 सेंटीमीटर का होता है। तो मैं अपना स्केल और अच्छा बना लेता हूँ। यहाँ पर हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर की लाइन 10 मीटर को शो करेगी। इसका मतलब है 5 सेंटीमीटर की लाइन कितने को शो करेगी, 50 मीटर को शो करेगी। तो हमने ये ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट। हमें 50 मीटर बनाना है, 50 मीटर के बजाय अब हम क्या बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर बनाएंगे। हमने स्केल सेट कर लिया। स्केल सेट करने का फायदा समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा कॉपी का पेज छोटा होता है बच्चों, उसमें 50 मीटर की लाइन तो हम नहीं बना सकते। तो हम बता देते हैं कि 50 मीटर के बजाय हम कितना बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर बनाएंगे। और कौन सी डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट में। डायरेक्शन आप लोगों को अगर नहीं आप तो देख लो, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अब बताओ ईस्ट डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूंगा तो ऊपर जाऊंगा, राइट जाऊंगा, डाउन जाऊंगा, लेफ्ट जाऊंगा,
जल्दी से बताओ। ये वेक्टर मुझे कहाँ बनाना है? ईस्ट में बनाना है, तो मैं किस तरफ जाऊंगा? वेरी गुड बुशरा। ईस्ट हाँ जाएंगे, लेकिन किस तरफ जाएंगे? यहाँ पर बोर्ड पे बताएं। लेफ्ट, राइट, अप या डाउन? वेरी गुड। तो हम यहाँ से राइट की तरफ जाना शुरू होंगे, लेकिन कितनी बड़ी लाइन बनाएंगे? क्योंकि हमें 50 मीटर का वेक्टर शो करना है, तो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मीटर। अब चाहो तो इसके ऊपर 5 सेंटीमीटर लिख दो, चाहो तो 50 मीटर लिख दो, बात एक ही। हालांकि दिखने में ये 50 मीटर की नहीं है लाइन, लेकिन हम साइड पे स्केल सेट कर चुके हैं कि 5 सेंटीमीटर का मतलब है 50 मीटर। ये बन गया वेक्टर। समझना ही बच्चों का? तो वेक्टर की डायग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। वेक्टर की वैल्यू तो इस तरह गिवन होगी आपको, किसी एक वेक्टर की वैल्यू तो इस तरीके से गिवन होगी आपको, लेकिन हम उसकी डायग्राम इस तरीके से बनाएंगे बच्चों। हम उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करेंगे? बाय यूजिंग एन एरो। एरो के पास दो चीजें होंगी बच्चों, एक होगा हेड जो कि शो करेगा डायरेक्शन, और एक होगी टेल, ये पूरी टेल काउंट होगी। ये जो टेल है ये बताएगी मैग्नीट्यूड। एक मिनट हाला, मैं जवाब देता हूँ आपकी बात। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो चीजें शो करनी थी, हमने एरो को इस्तेमाल करके दोनों चीजें शो करवा दी। जी बेटा हाला पूछिए। पूछिए बेटा हाला, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? सर हमें कैसे पता चला कि हमें 5 सेंटीमीटर आपके आवाज, जी बोलिए अब। सर हमें कैसे पता चला कि हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है? ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जितना स्केल सेट करोगी उस हिसाब से लाइन बनाओगी। मिसाल के तौर पे आपको 5000 मीटर शो करना होता, 5000 मीटर के लिए आप स्केल और बड़ा सेट कर लेती। ठीक है, जो स्केल सेट करना है ना उस हिसाब से चलना है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल कराऊंगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और सर ये जो अभी आपने वेक्टर के बाद एक पे जो एरो लगाया है इसका क्या मतलब है? क्या चीज बेटा? आपने जनरल रिप्रेजेंटेशन में आपने एक के ऊपर एरो बनाया है, इसका क्या मतलब है? ये सिंबल है ना, ये सिंबल है। फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, हर क्वांटिटी का एक नाम रख देते हैं, हर क्वांटिटी का एक सिंबल रख देते हैं। जैसे कि फोर्स को हम कहते हैं एफ, ठीक है। इसी तरीके से मास को हम बोलते हैं एम, है ना। ये सारे सिंबल्स हैं। अब इसमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है और कौन सी वेक्टर है, उसमें फर्क करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वेक्टर होगा उसके ऊपर छोटा सा एरो बना देंगे। मैं एक दफा रिपीट करवा दूं, ठीक है हाला? मैं एक दफा रिपीट करा दूं कुछ एग्जांपल्स स्केलर्स की और वेक्टर्स की, और फिर उनके सिंबल भी बनाता हूँ। जैसे हमारे पास कुछ स्केलर्स हैं और कुछ वेक्टर्स हैं। स्केलर में जैसे हमारे पास है मास, उसका सिंबल होता है बच्चों एम, और उसका यूनिट होता है किलोग्राम। तो यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। इसी तरीके से हमारे पास डिस्टेंस, लेकिन उसका यूनिट पता है क्या होता है? उसका यूनिट, उसका सिंबल होता है एस। इसको मेजर हम मीटर्स में करते हैं, इसका सिंबल होता है एस। ठीक है। इसी तरीके से टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल टी। तो फिजिक्स में हमने क्या किया हुआ है बेटा, कि हमने सिंबल्स बनाए हुए हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। क्या बनाए हुए हैं? सिंबल्स बनाए हैं, ताकि हमें बार बार पूरे पूरे नाम ना लिखने पड़े। कहीं पर टाइम लिखना है उसकी जगह हम सिर्फ टी लिख देंगे। जैसे कोई फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला है मिसाल के तौर पे स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बार बार मैं इतना बड़ा लिखने के बजाय डिस्टेंस की जगह क्या लिख दूंगा? डिस्टेंस की जगह लिख दूंगा एस, क्योंकि डिस्टेंस का सिंबल क्या रखा है हमने? एस। और टाइम की जगह क्या लिख दूंगा? टी। तो ना ही बात।
सिंबल्स का फायदा समझ में आया? पूरा पूरा नाम लिखने के बजाय हम सिंबल्स लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम फायदा उठा सकते हैं सिंबल्स से। इसी तरीके से अब अगर मैं कुछ वेक्टर क्वांटिटीज की बात करूं, वेक्टर के अंदर हमारे पास फोर्स है, फोर्स का सिंबल है बच्चों एफ, लेकिन क्योंकि वेक्टर है तो उसके ऊपर क्या भी बना दूंगा, मैं एक एरो बना दूंगा। अब समझ में आया? अब समझ में आया एरो ऊपर क्यों बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से डिस्टेंस था स्केलर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का सिंबल भी बच्चों मजे की बात है एस होता है, लेकिन उसके ऊपर क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। यहाँ पर अब आपको फायदा समझ में आ रहा होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सिंबल एस है, लेकिन एक स्केलर है तो उसके ऊपर कुछ भी, और एक वेक्टर तो उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। इसी तरीके से स्पीड जैसा होता है v, लेकिन एक होती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंबल होता है बच्चों v, क्या लगा देंगे, एक एरो लगा देंगे, ठीक है बच्चों। ये बात समझ में आ रही है? ये है जनरल रिप्रेजेंटेशन। मास is generally represented by a symbol m, distance is generally represented by a symbol s, time is generally represented by a symbol t. Same, we have general representations for vector, but what is the difference? When we represent a vector by its symbol, we put an arrow. We put an arrow on it just to show, just to clear that this is a vector quantity. Okay, student? समझ में आया? ये तो हो गई जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई आपने टाइम को कैसे बताया, किसी को टाइम बताया तो कैसे बताया, आप बोलेंगे 3 मिनट्स बता दिया मैंने। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है तो डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब हम वेक्टर को बताते हैं, वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं, यानी कि वेक्टर की हम डायग्राम भी बना सकते हैं, वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है, ठीक है जी। हालात पूछिए। सर यहाँ पे जो आपने वेलोसिटी का साइन बनाया है v के ऊपर वेक्टर, और सर आपने फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन में भी यही साइन बताया था, तो सर हम पता कैसे करेंगे कि वेक्टर वेलोसिटी है? आप कह रही हैं कि मैंने वेलोसिटी का साइन बनाया है, सिंबल बनाया है v। हाँ, आगे क्या कहा आपने? सर मैंने कहा कि आपने जनरल रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि आपने वेक्टर का यही सिंबल बताया, तो हमें पता कैसे चलेगा? बेटा ये तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे फोर्स जो है वो वेक्टर है, ये मुझे पता नहीं चलेगा, ये मुझे याद होना चाहिए। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, ये मुझे याद होना चाहिए ये वाली बात, ठीक है। ये हमें याद रखनी पड़ेगी, जो मैंने कल एग्जाम्पल्स आपको शेयर की पिक्चर में। अब मैंने कहा था नोट डाउन कर लें कि भाई ये क्वांटिटीज स्केलर हैं और ये क्वांटिटीज वेक्टर हैं, तो ये हमें एज इट इज याद रखनी पड़ेंगी। तो कौन सी क्वांटिटीज स्केलर हैं और कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर है, ठीक है। और ये आपको याद करनी भी है, क्योंकि जो आपके क्विज और पेपर्स और एग्जाम्स होंगे उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चों। तो स्केलर की हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करते, हम सिर्फ किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वेक्टर्स की। वेक्टर्स की दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है, एक होती है जनरल, कि भाई इसका नाम कैसे देते हैं, उसका नाम देते हैं सिंबल से, सिंबल पे एरो बना देते हैं। जैसे केमिस्ट्री में देखा ना बेटा, सोडियम को हम Na बोलते हैं, सोडियम का सिंबल है Na। ऑक्सीजन को O बोलते हैं, क्लोरीन को Cl बोलते हैं, सिल्वर को क्या बोलते हैं, सिल्वर को क्या बोलते हैं, सिल्वर का सिंबल क्या है भाई? पीरियोडिक टेबल के अंदर पूरे पूरे नाम नहीं लिखे हुए, पीरियोडिक टेबल के अंदर सिंबल्स बनाए हुए हैं, जिससे आसानी हो जाती है हमें केमिकल इक्वेशन लिखने में और नाम कॉल करने में। बुशरा ने जवाब दे दिया भाई, बुशरा ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया, सिल्वर का सिंबल बता दिया उन्होंने। सिल्वर का लैटिन नेम है ऑर्गेंटम, इसलिए सिल्वर को हम बोलते हैं Ag।
और कोई बता सकता है गोल्ड का क्या सिंबल है? जी तो नहीं है। गोल्ड का सिंबल कोई बता सकता है? बुशरा ने फिर से जवाब दे दिया भाई। देखो बुशरा देखें माशाल्लाह कितनी एक्टिव चल रही है भाई पढ़ाई। गोल्ड का लैटिन नेम था ऑरम। जब केमिस्ट्री बनी थी ना बच्चों, तब इंग्लिश भी नहीं बनी थी। तब इंग्लिश भी नहीं बनी थी, तो ये जो इंग्लिश के नाम है हमारे, ये नाम नहीं होते थे। गोल्ड का नाम था ऑरम, अरीशा ने भी बता दिया। सिल्वर का नाम था ऑर्गेंटम, ठीक है। आयरन का नाम था फेरम। लेड का नाम था प्लम्बम, तो उसको पीबी कहते हैं। सही है। तो सिंबल्स का मतलब समझ में आया? सिंबल से आसानी क्या होती है, ये बात समझ में आई? सिंबल से हमें पूरा नाम नहीं लेना पड़ता, हम एक सिंबल दे देते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स में सिंबल देते हैं। फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज को सिंबल दे देते हैं। अब अगर वो फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है बच्चों, तो उसके ऊपर कोई एरो नहीं लगेगा। और अगर वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसके ऊपर एरो लगा देंगे। ये होगी जनरल रिप्रेजेंटेशन। फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम सिर्फ वेक्टर्स को करते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती है हमारे पास, हमें पता होता है वेक्टर कहाँ जा रहा है। ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ, और फिर उन एग्जाम्पल्स से आपको समझ में आएगा कि भाई वेक्टर बनाते कैसे। जैसे मैं कह रहा हूँ ड्रॉ द फॉलोइंग वेक्टर। नंबर 1, फोर्स बनानी है आपको 30 न्यूटन की, जो जा रही है ईस्ट में। नंबर 2, आपको क्या बनाना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 किलोमीटर्स, जो कि जा रही है 45 डिग्रीज में। वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो आपको तीनों चारों एग्जांपल समझ में आ जाएंगे हमारे पास। वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि गाड़ी कहाँ जा रही है, जिसके पास इतनी वेलोसिटी है, नॉर्थ में जा रही है। अब इन तीनों को बनाने के लिए जो मैं सोल्यूशन करूंगा बच्चों, जैसे पार्ट 1 का सोल्यूशन कर रहा हूँ मैं, जिसमें मुझे क्या बनानी है 30 न्यूटन की। अब 30 तो पेज पे बना ही नहीं सकता मैं, तो इस चीज से बचने के लिए मैंने स्केल बना लिया। स्केल बना लिया, और ये स्केल अपनी मर्जी का होगा। हाला अपनी मर्जी से जो आसान लगे आपको वैसे बनाना। जैसे 30 न्यूटन, 30 को हम आराम से 10-10 में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। 30 को आराम से 10-10 में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने कह दिया कि मैं जो स्केल से 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा, वो होगी 10 न्यूटन की। ठीक है। और अगर मुझे 30 न्यूटन बनाना है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाए? 3 से, तो 1 को भी 3 से कर दें। ये और आसानी हो गई कि अगर 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन शो कर रही है, तो 3 सेंटीमीटर कितना शो करेगी? 30 न्यूटन शो करेगी। ठीक है बच्चों। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कहीं से भी स्टार्ट कर दें। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर का कुछ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट में हमें देखभाल के चलना पड़ता है, लेकिन फोर्स में एक फ्री वेक्टर है। फ्री वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है, इसको कहीं से भी स्टार्ट कर दो। मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है, और मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर फोर्स लगाओ 5 न्यूटन ईस्ट में। अब कोई बच्चा यहाँ से लगाएगा फोर्स, कोई बच्चा यहाँ से लगा सकता है फोर्स, है ना। यहाँ से भी लगा सकते हो। तो ये फ्री वेक्टर है, कहीं से भी बना दो। डिस्प्लेसमेंट में मसला क्या है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बंदा है, पहले वो ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया, फिर सी से डी पर गया। अब ये फ्री वेक्टर नहीं है। जब तक बंदा ए से बी पर नहीं जाएगा, बी से सी पर कैसे जाएगा? नहीं जा सकता ना। यानी कि इसको आप उठा के यहाँ से यहाँ नहीं रख सकते। तो हर वेक्टर फ्री वेक्टर नहीं होता, कहीं पर हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। लेकिन फोर्स की मैंने मिसाल देके बताया, वो कहीं से भी बना दो, पहले कोई सी भी बना दो। अच्छा बहरहाल, तो हमने ये ले लिया स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब स्टार्टिंग पॉइंट से मैं, पहला वेक्टर है फोर्स है 30 न्यूटन। 30 न्यूटन का मतलब है कितनी बड़ी लाइन बनाऊंगा? मैंने स्केल सेट कर लिया 3 सेंटीमीटर, लेकिन कहाँ बनाऊंगा? लेफ्ट राइट अप डाउन? ईस्ट में बनाऊंगा। छोटा सा ये बना सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको बनाने से। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। इसको याद रखने का तरीका भी बता दूं। नेवर
ईट शेडर वीट। एक इंग्लिश की कहावत है, नेवर ईट शेडर वीट। अपने इंग्लिश टीचर से पूछिएगा, इसकी पूरी आपको हिस्ट्री बताएंगे, वो बहुत मजा आएगा। नेवर ईट शेडर वीट, अगर नहीं बताएंगे तो फिर मैं ही बता दूंगा। ठीक है, ईस्ट में जाना है यानी कि इस डायरेक्शन में जाना है। स्केल रखूंगा, जो मेरे पास स्केल होता है 1 2 3 सेंटीमीटर तक मैं लाइन बना दूंगा, और एरो बता देगा कि डायरेक्शन, और ये टेल बता देगी इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है बच्चों, अब चाहो तो इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर लिख लो, चाहो तो जो उन्होंने कहा था 30 न्यूटन लिख दो। ये 30 न्यूटन का वेक्टर हमने बना दिया। आसान है, समझ में आया? तो बहुत ही बच्चों वाली बात है। हाँ, बस हम प्रिकॉशन क्या क्या चीजें ध्यान में रखते हुए। अब जल्दी से मैं सेकंड एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल के लिए क्या करेंगे हम, हमें नया स्केल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटीज डिफरेंट है। लेकिन आपके पास कोई ऐसा सवाल हो बच्चों जिसके अंदर सारी क्वांटिटी सेम चल रही है, तो आप एक ही स्केल बना सकते हो। यहाँ पर अलग मेरे साथ मसला क्या है कि एक में मैंने फोर्स ली है, एक में डिस्प्लेसमेंट ली है, और अलग अलग वैल्यूज है, इसलिए मुझे हर दफा स्केल अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट बनानी है, डिस्प्लेसमेंट बनानी है मुझे। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एस होता है। डिस्प्लेसमेंट कितनी बनानी है, 3 किलोमीटर 45 डिग्री पे। उसके लिए क्या करूंगा, स्केल सेट करूंगा पहले। अब देखो 3 किलोमीटर आराम से, तो मैं कह दूंगा 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर। 1 को 1 के बराबर रख दिया, तो इसका मतलब है 3 सेंटीमीटर की लाइन कितने किलोमीटर शो करेगी, 3 किलोमीटर। स्केल सेट हो गया आराम से। अब जब ये स्केल सेट हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको बनाना शुरू करेंगे। कहीं से भी बना दो, मैंने कहा था स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पर भी ले लो, मैंने यहाँ ले लिया। अब मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा, तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट अप डाउन लेफ्ट राइट करके नहीं बताई, हमने यहाँ पर डायरेक्शन बताई है एंगल में, और एंगल को नापा जाता है डी। मैं अंदाजे से बना रहा हूँ बेटा कि हमेशा जीरो यहाँ पर होता है, हॉरिजॉन्टल से नापना है। 0 1 2 3 चलते चलते यहाँ पर होता है 90 डिग्री, फिर और बनाते रहो तो यहाँ पर 180 डिग्री हो जाता है, और बनाते रहो तो यहाँ पर 270 और 360। इसका मतलब है 0 और 90 के बीच में होगा 45 पर। मैंने अंदाजे से बना दिया। और कितनी बड़ी लाइन बनाऊंगा बच्चों, क्योंकि 3 किलोमीटर शो करना है, तो 3 किलोमीटर को मैंने कितना कहा है, 3 सेंटीमीटर। तो हम 3 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे। अब चाहे यहाँ पर कुछ भी लिख दो, मैंने 3 किलोमीटर लिख दिया। ठीक है, आसान है। ये वेक्टर यहाँ क्यों जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया था एंगल 45 है। एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल से नापते हैं, ये 45 मैंने अंदाजे से बनाया, लेकिन पेज पे बनाना होगा। थर्ड पे बच्चा, थर्ड का स्केल अलग सेट करूंगा, और वहां पर डायरेक्शन भी अलग तरीके से दी हुई है। वेलोसिटी बताई हुई है, वेलोसिटी बताई हुई है 60 किलोमीटर पर आवर की, जो कि नॉर्थ में। तो डायरेक्शन के लिए तो यही इस्तेमाल करेंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। और स्केल क्या सेट कर रहे हैं हम, स्केल भी आराम से सेट कर लेते हैं। 60 किलोमीटर शो करना है, तो हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। जो यूनिट है वही इस्तेमाल करना है। वेलोसिटी का किलोमीटर पर आवर है, तो हम यहाँ पर भी किलोमीटर पर आवर रखेंगे। इसका मतलब है 6 सेंटीमीटर की लाइन कितना हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। ये लॉजिक समझ में आ रही है बच्चों की, नहीं आ रही है? अगर 1 इतने के बराबर है तो 6 इतने के बराबर होगा। ये जहन से लॉजिक लगानी है। अगर जहन से नहीं लग पा रही लॉजिक, देखो कि 1 अगर 10 है तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 हो जाए, 6 से ना। तो यहाँ पर 1 को भी 6 से करेंगे, 6 1 6 हो जाए। कोई बच्चा बोल सकता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20, तो इसके लिए भी रख सकता है। तो अब इसका मतलब है 20 को 60 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो 60 किलोमीटर की हो जाएगी। ये भी स्केल हो सकता है। स्केल आपकी अपनी मर्जी से सेट करोगे, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। जी हाला पूछिए बेटा। जी बेटा हाला पूछिए। अरे आपने जो स्केल में 1 सेंटीमीटर वगैरह लिखा था, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा मसला ये है, अगर आपसे कहूँ 300 किलोमीटर की लाइन बनाओ, तो 300 किलोमीटर पेज पे तो बना ही नहीं सकता मैं।
तो मुझे स्केल सेट करना पड़ेगा। स्केल क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल पेज के ऊपर स्केल हम इस्तेमाल करते हैं ना, हम कहेंगे कि भाई हम 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर कह रहे हैं, या 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर कह रहे हैं, या 1 सेंटीमीटर को 30 किलोमीटर कह रहे हैं, वो हमारी अपनी मर्जी होगी। अब जब हमें बड़ी वैल्यूज शो करनी होंगी, मिसाल के तौर पे आपने जैसे आपको 60 किलोमीटर पर आवर शो करनी, तो आपने स्केल सेट कर लिया, आसान वाला स्केल सेट कर देता हूँ, मुश्किल वाला बाद में देखेंगे। आपने स्केल सेट कर लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, 1 को 10 बोल दिया, ये तो आसान है। अगर 1 10 के बराबर है तो 6 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। तो 60 किलोमीटर को शो करने के लिए आपको 60 किलोमीटर बड़ी लाइन नहीं बनानी भाई, वो तो खत्म ही नहीं होगी कभी। 60 किलोमीटर तो यहाँ से आप स्कूल भी होकर आ जाए और फिर वापस आ जाए, तब भी 60 किलोमीटर पूरा नहीं होगा। गाय मंडी भी होकर आ जाए, वो भी देखभाल के आ जाए, अच्छी सी गाय पसंद करके आ जाए, फिर भी खत्म नहीं होगा। फिर अगली दफा दोबारा जाए, गायें लेकर भी आ जाए, फिर जाके खत्म होगा। अब इतनी बड़ी लाइन कौन बनाएगा। हमने स्केल की कर दिया, अपनी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से कंपेयर करवा दिया। छोटी वैल्यू कौन सी, जो हमारे पास स्केल इस्तेमाल होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। स्टार्टिंग पॉइंट से अब मैं कौन सी डायरेक्शन में जाऊंगा, नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जाऊंगा, नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि हमारा ये वेक्टर कहाँ जा रहा है। अब नॉर्थ कहाँ पर होता है बच्चों, अप साइड। अप साइड जाऊंगा और कितनी बड़ी लाइन बनाऊंगा, 60 किलोमीटर के लिए कितनी बड़ी लाइन बनानी है, 6 सेंटीमीटर की। तो हम 6 सेंटीमीटर की लाइन बना दें, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे 60 किलोमीटर पर आवर, या तो 60 किलोमीटर पर आवर लिख दो या 6 सेंटीमीटर लिख दो, ये वेक्टर बन गया। ठीक है बच्चों, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे पास। कैमरा व्यू के से शायद आपको टेढ़ी लाइन लग रही हो, मैं कैमरा व्यू में देखकर ये सीधा बना रहा हूँ कि आप लोगों को सीधी कैसे दिखाई देगी। ऐसे जा रही है नॉर्थ में। ठीक है, नेवर ईट शेडर वीट, याद रखने का तरीका है। अपने इंग्लिश के टीचर से पूछेंगे आप, सर ये नेवर ईट शेडर वीट एक कहावत इंग्लिश की, इसका मतलब क्या है। नहीं तो फिर मैं तो बता ही दूंगा आखिरकार। शाबाश बच्चों। अच्छा मैं देख लूँ एक नज़र कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं हमारे साथ। ठीक है, तो बाबा ने कुछ पूछा है शायद। अच्छा नहीं, मैंने आंसर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो